सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कंपनी लॉ में आंसर लिखा कैसे जाता है। आज के डेट में हम लोगों ने कंपनी लॉ के बहुत सारे सेक्शंस ख़त्म कर चुके हैं। जो मेन सेक्शंस है, बहुत सारे सेक्शंस जो है वो हम लोगों ने कर लिया है। तो इतना तो आप लोग एलिजिबल बन ही चुके हो कि आपको आंसर लिखना भी आना चाहिए आज के डेट में। ठीक है, कि कंपनी लॉ में आंसर ड्राफ्ट कैसे करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपनी लॉ में हम लोग आंसर जो है वो सीधा पैराग्राफ वाइज जो है वो लिख नहीं सकते। ठीक है ना, पैराग्राफ मतलब स्टार्टिंग से लिखता जाओ और एंड कर दो, दो पेज 3 पेज लिख डालो, ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग कंपनी लॉ में। ठीक है, लिख तो सकते हैं हम लोग, लेकिन वो इम्प्रेशन अच्छा नहीं गिरता। एग्जामिनर जब आंसर पेपर चेक करेगा ना, तब वो उसको लगेगा कि यार ये कौन सा भद्दा मजाक कर लिया है, इसको नहीं बनना है प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल का कोई क्वालिटी नहीं है इसमें। तो आज हम लोग देखेंगे कि ड्राफ्ट कैसे किया जाता है एक कंपनी लॉ का आंसर, जिसके साथ आपको फुल मार्क्स जो है वो गारंटीड मिलने वाला है। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, इस वीडियो का मोटिव तो ये है कि हम लोग कंपनी लॉ के आंसर कैसे ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि कंपनी लॉ में जैसे ही केस को कोई पर्टिकुलर केस दे देते हैं और उसको डिकोड करना कितना मुश्किल होता है या फिर कितना आसान होता है, वो आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ और आप लोग को दिखाऊंगा कि आप मतलब सब सही करते करते आप कैसे उसको मिस्टेक कर सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सब आपके दिमाग में सब सही चल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको मिस्टेक कर दोगे। ठीक है, ये भी मैं दिखाऊंगा आज ही। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। पढ़ो मेरे साथ। गीता लिमिटेड कॉन्डक्टेड इट्स एजीएम। आज का क्वेश्चन एजीएम के ऊपर होगा, जो कि बहुत सारे बच्चे को आता है। सीएसईटी में कर चुके हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव में कर चुके हैं। अगर आपने किया नहीं है तो लेक्चर देख लो, दे दिया है मैंने बहुत पहले। ओके, कंडक्टेड इट्स एजीएम फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। 1920 का जो एजीएम उनको करना था, एजीएम उनको करना था, वो लोग किए कब? 5/8/2020 में। ओके, 1920 फाइनेंशियल ईयर का बोले, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर का जो एजीएम उनको करना था 1920 का, वो किए 5/8/2020 को। फिर वेयर इट्स लास्ट एजीएम वाज कंडक्टेड, उनका जो लास्ट एजीएम था वो कंडक्ट किया गया था 1/5/2019 को। ठीक है, 19 को। तो पूछे कि ये जो एजीएम कंडक्ट किया गया था 5/8/2020 को, ये क्या वैलिड है कि नहीं, वो हम लोग देखने वाले हैं। अब फटाफट से बच्चे बताओ कि कौन सा सेक्शन आएगा यहाँ पे, एजीएम का सेक्शन कौन सा आएगा। सर क्वेश्चन में तो सारे कुछ एजीएम के बारे में पूछ रहे, तो हम लोग सेक्शन देंगे सेक्शन 96, जो कि एजीएम का है। अभी लिखेंगे कैसे हम लोग, अच्छे से देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग प्रोविजंस डालेंगे। ठीक है, रिलेटेड प्रोविजन लिखो मेरे साथ साथ, कॉपी में लिखो रिलेटेड प्रोविजंस। ठीक है, यहाँ पर लिख लिए हम लोगों ने रिलेटेड प्रोविजन। ठीक है ना, फिर हम लोग उसका प्रोविजन लिखेंगे। प्रोविजन लिखने का 2 प्रकार है। एक प्रकार तो ये है कि आपको सेक्शन नंबर आता है। ठीक है, अगर आपको सेक्शन नंबर आता है तो एक प्रकार से लिखेंगे, अगर सेक्शन नंबर नहीं आता है तो दूसरे प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, ध्यान देना, सेक्शन नंबर आपको आता है। ठीक है, कैसे लिखोगे? लिखेंगे हम लोग एज पर सेक्शन, बताओ कंपनी एजीएम का सेक्शन क्या था? 96। एज पर सेक्शन 96। ठीक है, ऑफ एज पर सेक्शन 96। अच्छा, ये हो चुका है अगर आपने को सेक्शन आता है। अगर आपको सेक्शन नहीं आता है, मैं फिर से बता दूं भैया, ऐसा कभी भी भूल मत करना एग्जामिनेशन में कि आप सेक्शन नंबर गलत लिख लो। अगर आपने सेक्शन नंबर गलत लिख दिया ना, तो पूरा नीचे जो लिखोगे वो गलत होगा। अब देखो यहाँ पे बूगी वूगी तो चल नहीं रहा कि यहाँ पे आपको स्टेप का मार्क्स दे दे, राइट। तो स्टेप्स का मार्क्स नहीं मिलने वाला अगर आपने सेक्शन नंबर भूल लिख लिया। तो सेक्शन नंबर भैया बहुत अच्छी तरीके से लिखना है। अगर आप 100% नहीं, सुनो, अगर आप 100% श्योर हो कि यही सेक्शन होगा, तब भी मत लिखना। आपको 200% श्योर होना होगा। अगर आप 200% श्योर हो कि हाँ जी एजीएम का सेक्शन 96 ही है, मैंने 96 ही पढ़ा था, सर ने 96 ही पढ़ाया था, तो तब जाके आपको लिखना होगा एज पर सेक्शन 96। ये बहुत जहर वाला लाइन है। ठीक है, ये जो है ये अमृत है एक लाइन, इससे 1 मार्क आपको एक्स्ट्रा मिलता है।
ठीक है। अगर सही लिखे तो 1 मार्क एक्स्ट्रा, अगर गलत लिखे तो पूरा आंसर कट। तो एज पर सेक्शन 96 आपको लिखना है, ठीक है। ये अमृत भी है, ये जहर भी है, अगर आप इसको गलत लिखोगे तो जहर बन जाएगा। एज पर सेक्शन 96 लिखे अगर आपको पता है। अगर आपको पता नहीं है तो कैसे लिखना है, उसमें मार्क्स कटेंगे सर। अगर पता नहीं है तो कुछ मार्क्स नहीं कटने वाला, लेकिन मार्क्स कम ज़रूर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क है तो 4 देंगे, 5 के 5 नहीं देने वाले आपको। देखो एज पर रेलेवेंट प्रोविजन, एज पर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ, ये जो ऑफ है ये यहाँ से आपको कंटिन्यू करना होगा। ये इसके लिए भी सेम रहेगा, इसके लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। एज पर सेक्शन 96 ऑफ से कंटिन्यू होगा, ठीक है। ऑफ क्या लिखना है उसके बाद, ऑफ इस यहाँ यही से कंटिन्यू करना है। ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। एज पर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the time limit, the time, बताओ, the time limit, the time limit of, यहां पर मैं शॉर्टकट में लिखता हूं AGM, आपको लिखना है एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। AGM ऑफ अ कंपनी विल बी, देखो विल बी। अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एजीएम में क्या क्या टाइम लिमिट था। अगर आपका एकदम पहला कंपनी है, ठीक है, आपने एकदम नया कंपनी खुले हो, तो उसका टाइम लिमिट क्या है, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। क्या था बताओ ना ज़रा, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अगर आपका फर्स्ट एजीएम है, विल बी 9 मंथ्स फ्रॉम द end of financial year in case of first AGM, लिख देना FIRST first AGM। फिर क्या पढ़े, 6 months from the end of financial year in case of subsequent AGM, ठीक है। ये लिखे आपने, तो ये 2 पॉइंट जो है हम लोगों ने लिख डाला है। और एक पॉइंट था, याद करो ज़रा, 15 मंथ्स का, द गैप बिटवीन 2 AGM, ठीक है, 2 AGM should not be more than 15 months। तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं हम लोग ऊपर में, ठीक है। देखो बोले कि मतलब ये क्या फर्स्ट एजीएम है क्या सब्सिक्वेंट एजीएम, बताओ ना। फर्स्ट एजीएम तो यहाँ पर फर्स्ट एजीएम तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोले कि लास्ट एजीएम इस तारीख को कंडक्ट किया गया था, तो ये तो फर्स्ट एजीएम है ही नहीं। इतना लिखे, उसके बाद और जितने भी प्रोविजंस अपने को पता है एजीएम का सब लिख डालेंगे। फिर हम अपने को पता था कि यार आरओसी के पास पावर था ना, तो हम लोग लिखेंगे फर्दर आरओसी, बताओ आरओसी हैज़ द पावर टू ग्रांट, बताओ क्या ग्रांट करने का पावर था। हाँ जी, एक्सटेंशन था ना, मैक्सिमम 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का क्या बताओ, 3 मंथ्स एक्सटेंशन, ठीक है, ये लिख डालना है। और क्या पढ़े थे हम लोग, 3 महीने का एक्सटेंशन तो था, लेकिन वो कौन से ग्राउंड में था, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेशल रीजन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेशल रीजन।
ये पढ़े थे ना हम लोगों ने, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेशल रीज़न। हाँ जी, लेकिन ये जो फर्दर था ना 3 महीने का, ये किसके लिए था? इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम, सब्सिक्वेंट एजीएम। ठीक है, समझ तो सकते हो शायद, ठीक है, समझने लायक तो है। मैं क्या बोल रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, उसी प्रकार से लिखो। ठीक है, फर्दर आरओसी हैज़ द पावर टू ग्रांट मैक्सिमम 3 months एक्सटेंशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेशल रीजन इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एजीएम। पहले एजीएम के लिए क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 महीना एक्स्ट्रा है ही पहला फर्स्ट एजीएम के लिए, क्योंकि ये 9 months का है और सब्सिक्वेंट एजीएम को 6 month का टाइम मिलता है। इसलिए आरओसी जो उसको 3 months एक्स्ट्रा देगा अगर स्पेशल रीज़न है तो। स्पेशल रीज़न मतलब स्पेशल रीज़न जैसे कि यार अर्थक्वेक आ चुका है, वोल्केनो इरप्शन हो चुका है, ठीक है, बवंडर आ चुका है, फ्लड आ चुका है, फायर, तो ये जो अनफोर्सिन रीजंस है उनके लिए। इतना हम लोग सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको और बेटर मार्क्स चाहिए तो आपको और एक चीज़ ऐड करना होगा, अगर आपको याद है तो, लेकिन गलती कभी मत करना। जो याद है वही लिखना है, जो याद नहीं है उसको मत छेड़ना। ठीक है, फर्दर क्या सीखे हम लोग? पेनल्टी सीखे थे ना, बताओ ना। फर्दर एज पर सेक्शन, यहाँ पर आप सेक्शन, मेरे को याद है तो मैं सेक्शन लिख रहा हूँ, आपको नहीं याद है तो आप मत लिखो। एज पर सेक्शन 99, इफ AGM इज नॉट हेल्ड इन टाइम, क्या लिखे? हेल्ड इन टाइम, देन उसके बाद क्या होगा बताओ? पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी कितना था? पेनल्टी याद करो, विल बी, बताओ कितना पेनल्टी था, याद करो। 1 लाख से 1 लाख था कुछ, 1,05,000 याद आ रहा है कुछ। विल बी रुपीज 1 लाख, विल बी रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 5,000 पर डे टिल डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, टिल डिफॉल्ट कॉन्टिन्यूस, इतना आप लिखो आराम से। ठीक है, इतना लिख सकोगे। आपको प्रोविज़न इसी प्रकार से लिखना है। ठीक है, जो आपको सेक्शन 96 में प्रोविज़न याद है सब लिख डालो आराम से यहाँ पे। ये हो गया आपका रिलेटेड प्रोविज़न। ठीक है, हो सके तो पॉइंट के हिसाब से लिखना, एग्जामिनर इंप्रेस होगा। ठीक है, क्योंकि उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से लिखना है, कहाँ से लिखना है, ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा उनको, पॉइंट के हिसाब से लिखना आपको। ठीक है, ये कर लिए हम लोगों ने। उसके बाद ये तो हम लोगों ने रिलेटेड प्रोविज़न डाल लिए, इसको अंडरलाइन कर लेना है ब्लैक पेन से। ठीक है, ऐसे करके दे सकते हो आप, अंडरलाइन कर लेना ब्लैक पेन से, और लिखना एक ही पेन से है, ब्लू से ही लिखना है, सिर्फ अंडरलाइन वगैरह ब्लैक पेन से करना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरा पार्ट आएगा इसी आंसर का, फैक्ट एंड एनालिसिस, FACTS, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने वाले हैं। ठीक है, ऊपर में एक क्वेश्चन समझ पढ़ के हम लोग क्या समझे वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग लिखेंगे कि इन द गिवन केस स्टडी, इन द गिवन केस स्टडी द ड्यू डेट, the due date of बताओ ना, the due date of Geeta Limited should have been, Geeta Limited should have been, कौन सा डेट होना चाहिए? कौन सा डेट होना चाहिए बताओ ना। वो लोग बोले कि वो लोग इस डेट में कंडक्ट किए एजीएम, ठीक है ना, इस डेट में कंडक्ट किए एजीएम। और पहला एजीएम मतलब उससे पहले का जो एजीएम था प्रीवियस ईयर का, उन्होंने कौन से डेट में कंडक्ट किया था? इस डेट पे। तो ये जो डेट है, इस डेट पे उन्होंने एजीएम कंडक्ट किया, ये क्या सही किया कि नहीं वो लोग पूछे। तो अपने को 2 प्रोविज़न दिमाग में रखना है। एक प्रोविज़न है ये
6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर और दूसरा ये 15 मंथ का गैप। एक प्रोविज़न है 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर और दूसरा प्रोविज़न है ये 15 मंथ का गैप। क्योंकि ये तो फर्स्ट एजीएम नहीं है कि ये प्रोविज़न हम लोग ध्यान में रखें, तो ये प्रोविज़न अपने को ध्यान में नहीं रखना है। दो प्रोविज़न, ये 6 मंथ एंड 15 मंथ का गैप। तो पहले हम डालेंगे विच एवर इज अर्लियर होगा ना, क्योंकि ये 15 मंथ जो है, देखो अच्छे से समझना, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर एक डेट निकलेगा, क्या निकलेगा, डेट निकलेगा। और 15 मंथ का गैप हम लोग जब करेंगे, देखो ये जो डेट है ये पहला एजीएम था, इससे हम लोग 15 मंथ काउंट करेंगे, ठीक है। और इस ईयर में कौन सा डेट गिर रहा है वो हम लोग देखने वाले, तो इसका एक अलग डेट निकलेगा, तो 15 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए और 6 मंथ जो है 6 मंथ के अंदर आपको करना है। 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर और 15 मंथ, तो इन दोनों का हमेशा अर्लियर होता है। क्या होता है? अर्लियर। तो ये जो डेट निकलेगा ना 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर और 15 मंथ, ठीक है, का जो गैप का डेट है, तो इन दोनों का अर्लियर निकलता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे किस प्रकार से, इन द गिवन केस स्टडी द ड्यू डेट ऑफ द गीता लिमिटेड शुड हैव बीन अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला 6 मंथ, पहला हम लोग देखेंगे 6 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर हम लोग एक डेट देखने वाले हैं भाई, ठीक है। अब ये डेट कौन सा होगा? 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर। और दूसरा क्या है? गैप बिटवीन 2 AGM, बिटवीन 2 AGM, ठीक है, shall not be more than 15 months। ये अपना दो प्रोविजन है कि नहीं? 6 मंथ का गैप और 6 मंथ का एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर और 15 महीने का गैप बिटवीन 2 AGM शैल नॉट बी मोर देन 15 मंथ्स। अब दो डेट निकालेंगे, 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर देखेंगे। अब फिनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है वो बता दीजिए मुझको। फिनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है? फिनेंशियल ईयर एंड होता कब है पहले वो बताओ भैया। कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो, बता दीजिए फिनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है। फिनेंशियल ईयर एंड होता है अपना जो है ना सर, वो होता है 31 मार्च को सर। 31 मार्च को 2020 में एंड हुआ अपना फिनेंशियल ईयर, ठीक है। फिनेंशियल ईयर 1920 का जो AGM करने वाले हैं वो ऑब्वियसली 2020 में ही करेंगे। तो 1920 का फिनेंशियल ईयर कब एंड होता है? 1920 का फिनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च 2020 को एंड हो जाता है। उसके बाद से अच्छा ये वाला जो पोर्शन है ना वो ऊपर लिखना होगा अपने को। तो फिनेंशियल ईयर जो है वो अपना एंड होता है 31 मार्च 2020 को। तो इसके बाद से हम लोग काउंट करेंगे 6 महीने का टाइम कितना निकलता है। 6 मंथ फ्रॉम 31 मार्च 2020 कितना होता है बताओ ना। 6 मंथ अगर काउंट करें हम लोग, ये मार्च है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर कौन सा महीना गिरता है? कौन सा नंबर ऑफ महीना गिरता है? 3 4 5 6 7 8 9 9 महीना गिरता है, ठीक है। और सितंबर के कितने दिन होते हैं? 30 दिन। तो 39 2020 इस टाइम को, ये एक टाइम है जो आपको फिनेंशियल एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट करना था 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर का। और उसके बाद 15 महीने का गैप जो है वो हम लोग कैलकुलेट करने वाले। 15 महीने का गैप हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? ये देखो, पहला जो मतलब इससे पहले जो एनुअल जनरल मीटिंग हुआ था वो था ये। तो ये कब हुआ था? 1519 को। 1519 से 15 महीना अगर हम लोग ऐड करें तो कितना होता है? 1519 से अगर हम लोग पहला 15 महीना काउंट करें तो कितना होता है? देखो 1519 से हम लोग 15 महीना काउंट करेंगे, कितना होता है बताओ ना। 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 में जाके ख़त्म होता है। 1820, ठीक है ना, 1820 है। तो इन दोनों में से कौन सा अर्लियर होगा? अर्लियर होगा कौन सा अपना? 8 है, यहाँ पर है 9। तो इस डेट पे आपको कंडक्ट करना था, इस डेट पे, ना कि इस डेट पे। ये तो ज़्यादा हो रहा है ना। 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर हम लोग क्या लिखे यहाँ पे? अर्लियर लिखे ना,
हाँ जी, देखो कॉमन सेंस का बात लगाओ। फिनेंशियल ईयर जब एंड होता है उससे हम लोग, पहला प्रोविज़न क्या बोलता है अपने को, फिनेंशियल ईयर जब एंड होता है उसके 6 महीने के अंदर अंदर। लेकिन उसके बाद दूसरा प्रोविज़न जो बोलता है वो बोलता है कि 15 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम हम लोग इतना टाइम तक हम लोग जा सकते, उसके बाद तक हम लोग नहीं जा सकते। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर क्यों, यहाँ पर तो बोले कि 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फिनेंशियल ईयर, तो 6 मंथ तो इस टाइम पे ख़त्म होता है, 9 को ख़त्म होता है, ठीक है, 6 मंथ तो इस टाइम पे ख़त्म होता है। तो हम लोग इस प्रोविज़न को नहीं देखेंगे। इस प्रोविज़न को क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल दी कि 15 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो विच एवर इज़ अर्लियर होगा ना, तो अर्लियर कौन सा हो रहा है, ये 15 महीने का। 15 महीने का जब गैप हम लोगों ने कैलकुलेट किया तब देखे कि हम लोग ये अर्लियर हो रहा है। तो तब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला डेट लेंगे। इस डेट पे आपको कंडक्ट करना था, लेकिन कब कंडक्ट हुआ देखो ज़रा, 5/8 को हुआ, लेकिन आपको कंडक्ट करना था 1/8 को, 1/8/2020 को कंडक्ट करना था, लेकिन वो कंडक्ट हुआ 5/8 को, 4 दिन बाद। मतलब लेट हो चुके हैं वो लोग कंडक्ट करने में। तो पूछे कि मीटिंग वैलिड है कि नहीं, पूछे कि मीटिंग वैलिड है कि नहीं। मैंने सारा प्रोविज़न डाल के सब कुछ करा के आपको समझा दिया कि कौन से डेट में होना चाहिए। अभी आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है, फिल इन द ब्लैंक्स, कि ये जो मीटिंग कंडक्ट हुआ ये मीटिंग वैलिड है कि नहीं, वो सिर्फ मेरे को बता दो आप कृपया करके। सब कुछ हो चुका है, पूरा तांडव मैंने रचा दिया है यहाँ पे। सिर्फ आपको एक चीज़ बोलना है कि ये जो मीटिंग है वो वैलिड है कि नहीं। मैं 20 काउंट करूँगा, ठीक है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि मीटिंग इस डेट को हेल्ड करना था, लेकिन मीटिंग जो है वो इस डेट को हेल्ड हुआ, 5/8 को, 4 दिन लेट हुआ, ठीक है ना। 1/8 को होना था लेकिन हुआ 5/8 को। आपको सिर्फ इतना बताना है कि मीटिंग वैलिड है कि नहीं। लास्ट में क्या पूछे, इज़ द मीटिंग वैलिड और नॉट, ठीक है, इज़ द मीटिंग वैलिड और नॉट। मैं 20 तक काउंट करूँगा और तुमको तुम्हारे CS कोर्स की कसम, ठीक है, तुमको तुम्हारे CS कोर्स की कसम तुमको कमेंट करना है और आंसर लिखना है। शायद वो आंसर रॉन्ग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर को एडिट नहीं करना है, सिर्फ वो आंसर लिखना है जो आपको लगता है कि ये आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। कमेंट सेक्शन पे कमेंट करो आंसर, ठीक है। और जो बच्चा ये देख रहा है सभी बच्चे को कमेंट करना है, तुमको अपने CS कोर्स की कसम, ठीक है। अब तुम मुकर नहीं सकते। मैं 20 काउंट करूँगा, 20 काउंट करने के बाद मैं आंसर बताऊँगा आपको, ठीक है। आपको आंसर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19A 19B 20, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आंसर, ठीक है। आंसर ये है भैया कि मीटिंग जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। मीटिंग वैलिड रहेगा। अच्छा, मीटिंग वैलिड क्यों रहेगा सर वो बताइए। सर ये तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है सर, मीटिंग वैलिड कैसे रहेगा, वो उन्होंने तो मीटिंग टाइम पे कंडक्ट नहीं किया, तो मीटिंग वैलिड किस प्रकार से जाएगा। मीटिंग वैलिड इस प्रकार से जाएगा क्योंकि कोई भी अगर डिसफंक्शन हो, जैसे कि अगर डेट के बाद कंडक्ट हो रहा है, अगर डेट के बाद भी कंडक्ट हो रहा है मीटिंग, तो वो पूरा जो मीटिंग का प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को फेल नहीं करेगा। डेट के बाद भी अगर मीटिंग कंडक्ट हो रहा है तो वो जो मीटिंग में जो भी घटना घटा है या फिर मीटिंग में जो भी प्रोविजंस पास किया गया है वो क्या पूरा मीटिंग को इनवैलिड कर देगा। हज़ारों बंदे आए मीटिंग अटेंड करने के लिए, सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि मीटिंग जो है वो उस दिन कंडक्ट नहीं हुआ जिस दिन उनको कंडक्ट करना था। क्या मीटिंग को इनवैलिड किया जाएगा? नहीं, मीटिंग जो है वो वैलिड रहेगा क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक AGM करने में। तो सज़ा क्या होगा? सज़ा यही होगा कि उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा कि आपने मीटिंग लेट क्यों किया। ये हम लोगों ने प्रोविज़न लिख दिया है, ठीक है। तो ये इसी को कंटिन्यू करते हुए दैट इज़ मतलब कब होना चाहिए, अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग हमने लिखा ना, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग दैट इज़ 1/8/2020, दैट इज़ 1/8/2020 को कंडक्ट कर लेना चाहिए था उनको। फिर हम लोग लिखेंगे हाउएवर it is conducted और आप लिखो it has conducted its AGM, it has
it has conducted its AGM. It has conducted its AGM on 5/8/2020. ठीक है, which means AGM is not held on time, in time, I mean in time, for which penalty will be 1 lakh, ठीक है, 1 lakh रुपीज़ प्लस 5,000 इंटू 4 days। इंटू 4 क्यों रहेगा यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने 4 दिन का लेट किया है। जब तक कि ना वो लोग मीटिंग कंडक्ट करा ले तब तक कंटिन्यू होता रहेगा ना। 5,000 तो कंटिन्यू है टिल द डिफ़ॉल्ट इज, मतलब टिल डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूज, तो कंटिन्यू किया 4 दिन तक, उसके बाद तो उन्होंने मीटिंग कंडक्ट करा लिया। तो कितना हो जाएगा उनका फ़ाइन जो है वो हो जाएगा लगभग 1,20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 जो है वो 4 दिन का 20,000 लग रहा है उनको यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग लिखेंगे कंक्लूजन सिर्फ 2 लाइन का रहता है। कंक्लूजन हम लोग लिखेंगे merely AGM is not held in time, does not make it invalid, does not make it invalid। ठीक है, it will still be valid, ठीक है, because it is properly convened, constituted and conducted। मैंने आपको बोला था ना कि प्रॉपर मीटिंग तभी कंडक्ट होगा, मतलब वैलिड रहेगा, इफ़ द प्रॉपर मीटिंग इज़ प्रॉपरली कन्वेन, कॉन्स्टिट्यूटेड एंड कंडक्टेड। ठीक है ना, तो यही है बात। ठीक है, तो इसी के साथ अपने को पता चला कि यार मीटिंग अगर टाइमली हेल्ड नहीं हुआ तो इस जगह पे आप लोग गलती कर देते। एग्जामिनेशन में अगर पूछ लेते कि बताओ AGM जो है वो वैलिड है कि नहीं, आप तो वहीं पे गलती करते। आप बोलते कि नहीं AGM वैलिड नहीं है क्योंकि 1/8 को करना था, लेकिन उन्होंने किया 5/8 को। बेटा इतना बड़ा AGM, इतना ज़्यादा खर्चा लगा कर किए, उसको पूरा इनवैलिड करा देंगे? नहीं ना, पेनल्टी लगा देंगे क्योंकि आपने लेट AGM किया। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको ड्राफ्ट करना होगा एक आंसर, कंपनी लॉ का एक आंसर। तो आपको इसको देख के आपको पता लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा लिखना होता है एक पर्टिकुलर आंसर में कंपनी लॉ में। तो ये कैसे हम लोग अचीव करेंगे कि हम लोग सारा कंपनी लॉ का सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ पाए, वो हम लोग कैसे अचीव करेंगे? कॉन्टीन्यूस प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस आपको कॉन्टीन्यूसली करना है, तभी जाके आप अचीव कर पाओगे वो स्पीड एंड एक्यूरेसी, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के धमाधम लिख पाओगे आराम से, और वो भी विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका ये अगर आपको कॉपी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ये डाउनलोड कर लेना कि किस प्रकार से लिखना होता है। ठीक है, और आपको वैसे तो आंसर लिखना ही है। तो आज का वीडियो यही, और भी अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।